मौत हमारी जिंदगी में डर, खौफ, वहशत, फना, ना समझ आने वाली गुप्त तारीकी इसलिए है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मरने के बाद एक इंसान क्या देखता है। और कभी किसी ने इस बात की आलमे बरज़ख से वापस आकर वजाहत भी नहीं की। लेकिन क्या हो अगर कुदरत हमें ये ताकत दे दे कि हम इस लम्हे आलमे दुनिया में हैं तो अगले ही पल आलमे बरज़ख के किसी मंजर में, और उसके बाद दोबारा फिर हमारी रूह वापस लौटने पर कादर हो और हम फिर से आलमे दुनिया में हों। ये सिलसिला हमारी जिंदगी में एक रूटीन की तरह शामिल हो। क्या ख्याल है ना? बिल्कुल एक यूनिक टॉपिक। नाज़रीन, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके इल्म में एक ऐसा चैनल है जिसका होस्ट अगर आपको इंटरटेन करने के लिए कहानी भी सुनाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलता। उसको पता है कि गंदी सियासत, बद किरदारी और बेमुहार सोचों के इस तूफान में कश्ती को किस रुख पर रखना है। तो आइए आज हम एक ऐसे स्पेसशिप पर चलते हैं जिसके मुसाफिरों को ये सहूलत हासिल थी कि अगर वो अपनी खिड़की से पार फैले तहद्दे निगाह खला की लंबी रात से उकता गए हैं तो वो अपने वजूद को वहीं छोड़कर कुछ वक्त के लिए ठंडे पानियों से लबरेज आबशारों की कितारों, सब्ज जंगलों और आलीशान महल्लात में खादमों की फौज के साथ कुछ वक्त गुजार सकते हैं। इस स्पेसशिप में आर्टिफिशियल आलमे बरज़ख की सहूलत मौजूद थी और कहानी में वो लम्हा बहुत दिलचस्प होता है जब यही सिस्टम आर्टिफिशियल बरज़ख की जिंदगी को एंजॉय करते लोगों पर अचानक आग के दरिया, बिच्छुओं की फौज और तह दर तह खौफनाक वादियां छोड़ देता है और लोग तड़पने लगते हैं। मगर दोस्तों, जानते हो क्यों? नाजरीन, ये एक फिल्म की कहानी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं इस फिल्म का नाम, इसके किसी कैरेक्टर का नाम या कुछ ऐसा क्लू आपसे शेयर नहीं कर सकता जिससे आप बाद में इस फिल्म को देख सके। आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। हम इस कहानी के जरिए, इस फिल्म के जरिए आलमे दुनिया और आलमे बरज़ख के मामलात के पीछे के मैकेनिज्म को इस कहानी की मदद से समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। अच्छा नाजरीन, एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक शहरी आबादी के 85% लोग कम या ज्यादा मैदा के अल्सर में मुब्तला हैं, जिसकी बुनियादी वजह वो बड़े बड़े नेशनल ब्रांड हैं जिनकी खूबसूरत पैकिंग में जहर पैक करके शहरी आबादी को खिलाया जा रहा है। Al-Khalis.pk गांव से ऑपरेट होने वाला पाकिस्तान का वो पहला ऑनलाइन विलेज स्टोर है जहां से 50 शहरों की फैमिलीज घर बैठे गांव की देसी प्रोडक्ट्स, किसी भी किस्म की मिलावट से पाक प्रोडक्ट्स एक क्लिक पर मंगवा रही हैं। और अगर आप चीज की क्वालिटी से मुतमईन नहीं है तो आप वापस भी कर सकते हैं और अपनी रकम ले सकते हैं। इसके अलावा अल-खालिस की सुपर हॉट प्रोडक्ट मिल्क फ्रूट, जो तमाम ड्राई फ्रूट्स को सफूफ करके बनाई गई है, आपकी ब्रेन वीकनेस के लिए एक करिश्माती प्रोडक्ट है। सो Al-Khalis.pk वेबसाइट और चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और ऑर्डर जरूर कीजिए। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े स्पेसशिप से। स्पेस का सबसे बड़ा खलाई बेड़ा रोजीना मरीख से लौटने के बाद जमीन की हुदूद में दाखिल हो चुका था। एक बहुत बड़ा खलाई शहर जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल पहुंचने के लिए एक हफ्ता दरकार था। इस खलाई शहर में होटल, बंगले, मॉल, क्लब, गर्ज मुसाफिरों के लिए वो सब कुछ था जिसकी एक इंसान जरूरत महसूस करता है। आप जमीन से मरीख पर या किसी भी सियारे पर जाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप कोई खास लिबास पहने या क्रायोस्लीप जैसे किसी मुश्किल मरहले से गुजरें। बिल्कुल नहीं जनाब, आप किसी भी वक्त स्पेसशिप में अलॉट अपने घर की बालकनी में कुर्सी डाले मोहम्मद रफी की हल्की हल्की सुरों में अपने सामने तहद्दे निगाह फैले कायनात के सहरा में अरबों चिरागों का नजारा कर सकते हैं। मानो किसी खामोश जंगल में जुगनुओं का बसेरा हो, हुस्न की माला पहने कोई देवी आपसे बहुत दूर फकत आप ही की मुंतजर हो, या फिर नींद की आगोश में उतरने तक खिड़की से पार एक आबाद मैखाने का शहर था, या फिर किसी
साकी के होने का एहसास और फकत खामोशी, ये तहद्दे निगाह फैली कायनात और स्पेसशिप है। नाज़रीन, रोजीना स्पेसशिप जमीन की हुदूद में दाखिल हो चुका था और मरीख पर जाने वाले मुसाफिरों की बेताबी काफी बढ़ चुकी थी। उनमें से बहुत सारे तो ऐसे थे जिन्होंने हमेशा अपने ऊपर सिर्फ नीला आसमां ही देखा था। खला की शहर नगरी में देखने को हमेशा उन्हें एक चांद ही मिला था, मगर वो बेशुमार चांद, वो चमकते खलाई पहाड़ और दुमदार सितारे जो रोजीना के रास्तों में पड़ते हैं, चाय की एक चुस्की के साथ तो रोजीना की बालकनी पर उनका नजारा कैसा होगा, बहुत सारे भोले पंछी ये नहीं जानते थे। फाइनली जमीन से लिफ्ट दर लिफ्ट मुसाफिर रोजीना पर सवार होते हैं और रोजीना एक ताकतवर थ्रस्ट मारकर मरीख के रास्ते पर हो लेता है और कुछ ही वक्त बाद रोजीना की खिड़कियों से शबे दमसाज के नजारों और चांदों के झांकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में रोजीना का कैप्टन कैफन पूरे स्पेसशिप से मुखातब होता है। साथियों, उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग खला में पहली बार सफर कर रहे होंगे और बहुत सारों के लिए ये बहुत नया और अलग तजुर्बा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें मरीख पर फकत बिजनेस डीलिंग से मतलब है। खला की इस खूबसूरती से वो बहुत जल्द उकता जाएंगे, या फिर बहुत सारे जमीन के सब्जाजार या खुली फजा की नीली नीली जिंदगी को तरस जाएंगे। तो इसीलिए रोजीना की स्पेशल सर्विस मीमा ड्रीम के जरिए आप इस खला की पुरखोल खामोशियों और तन्हाइयों से कहीं दूर सरसब्ज झीलों, मचलते साहिलों और धरती के सीने पर शान से जमे महलों में एक खूबसूरत जिंदगी का मजा ले सकते हैं। और रोजीना की यही स्पेशलिटी इसे दूसरी कंपनी से मोतबर बनाती है। नाज़रीन, मीमा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसका काम इंसानी दिमाग पर धीरे धीरे गहरी नींद गालब करना और फिर एक सेकंड के 1000वें हिस्से में दिमाग का मुकम्मल इंटरेस्ट स्कैन करके एक दुनिया तख्लीक करना है। एक ऐसी दुनिया जिसमें जाने वाला इंसान सर्द गर्म, खट्टा मीठा, दर्द और सुकून को उसी तरह महसूस करता है जैसे एक जीता जागता इंसान महसूस करता है। अब जैसे बुड्ढा जोन्स सारी जिंदगी तरसता रहा कि किसी ठंडी नदी के किनारे शाम ढले किसी हसीना के साथ कुछ वक्त बिताने का शर्फ हासिल हो जाए। मीमा उसकी ये ख्वाहिश डिटेक्ट कर लेता है और ये भी कि वो हसीना ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि उसके मिजाज, ख्यालात और देखने की अदा तक की जो छवि बूढ़े जोन्स ने बना रखी थी अपने दिमाग में, मीमा बिल्कुल वैसी दुनिया तलाश कर बूढ़े जोन्स के हवाले करता है। और फिर हालात ये बन जाते हैं कि टाइम पूरा होने के बावजूद बूढ़ा जोन्स वापस अपने वजूद में नहीं लौटता और मजबूरन मशीन बंद करके उसे उठाकर मीमा रूम से बाहर फेंकना पड़ता है। और वो हर आधे घंटे बाद फिर से मीमा ड्रीम लेने वालों की कतार में खड़ा नजर आता है। जाहिर है अब ठरक का तो कोई इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हुआ। नाजरीन, अब आप समझ चुके होंगे कि ये मीमा ड्रीम किस किस्म की दुनिया थी और जोनी इस दुनिया की अंचारी थी। चूंकि मीमा ड्रीम का वर्किंग प्रोसीजर मौत से मिलता जुलता है। जैसे मौत आपके वजूद को हटाकर किसी दूसरी चीज को आपकी रूह से जोड़ देती है, जिसके जरिए आप कब्र में पड़े रिश्तेदारों के 70 कदमों की आहट और दूर कब्रिस्तान के दरवाजे पर अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर की आवाज सुन सकते हैं, या फिर आप वो आवाजें या चीजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं जिनको आपका ये मट्टी का वजूद देख या सुन नहीं सकता या फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी ये मट्टी का वजूद बहुत महदूद है। बहुत सारी चीजों, ख्वाहिशों और राजों तक इसकी रिसाई नहीं हो पाती। हम ले देकर अपनी जिंदगी के उस तखय्युल को नहीं पहुंच पाते जो हम अपने जहन में बनाकर बैठे होते हैं। और कुदरत एक वक्त बाद मौत के जरिए वजूद को हटाकर इस लिमिट को खत्म करती है। मौत यानी एक अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का आपसे जुड़ जाने का नाम है। और मीमा ड्रीम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। वजूद की इंफॉर्मेशन को रोककर मीमा अपनी इंटेलिजेंस से तख्लीक करदा इंफॉर्मेशन के हसार में आपको जकड़ लेता है और जिंदगी की हर चीज, हर खूबसूरती आपकी दस्तरस में हो जाती है। ख्वाहिशें तकमील के लिए लाइनें लगाकर खड़ी होती है। ये मीमा ड्रीम एक तरह का आर्टिफिशियल आलम बरज़ख है। नाज़रीन, फिल्म में इस आर्टिफिशियल आलम बरज़ख का तजुर्बा लोगों के लिए इतना लजीज साबित होता है कि इसके सामने
इसके सामने ये सारी कायनात और इसकी सहर अंगेजी बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। खुसूसन बूढ़े जोन्स को तो अब बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे तो ये वजूद ही बहुत महदूद महसूस होने लगता है। वो तो उन वादों की तकमील चाहता था जो वो उस मीमा ड्रीम में मिली खूबसूरत लड़की से कराया था। नाजरीन, कहानी में एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब रोजीना स्पेसशिप एक बहुत बड़ा खलाई बेड़ा खला के जगमगाते और नीम तारीख इलाकों से गुजरता हुआ मुसलसल मरीख की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक पूरे स्पेसशिप में एक जबरदस्त झटका लगता है और तमाम लाइटें ऑन ऑफ होती हैं। तब कैप्टन को मालूम होता है कि रोजीना रास्ता भटक रहा है और वो टीम को फौरन थ्रस्ट मारने के लिए बोलता है और खुद अपने हवास काबू में रखने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि स्पेस में खोने का मतलब भूख, प्यास और खौफ से लिथरी मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। रोजीना के पायलट थ्रस्ट पे थ्रस्ट मारते हैं, लेकिन स्पेसशिप इतना ज्यादा रास्ता भटक जाता है कि मैप अब बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। सामने सर्द तारीख और लामहदूद खला था। फिरदौस के आईने मादूम होकर मौत के दरवाजे बन चुके थे। कैप्टन पूरे स्पेसशिप में अब अनाउंस करता है कि साथियों, हम रास्ता भटक चुके हैं। मरीख की तरफ 3 हफ्तों का सफर अब महीनों और सालों तवील हो सकता है, लिहाजा अब सिर्फ इतना खाए पिए कि हम सिर्फ जिंदा रहें। मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि अब हमारे गिर्द खला नहीं बल्कि हर लम्हा सर्द और तारीख होती मौत है, मगर हम हौसले और जिगरे के साथ उम्मीद कायम रखेंगे। जितनी जल्दी हो सका इस खलाई कैद से निकलने की कोशिश भी करेंगे। ऐलान खत्म हुआ। नाज़रीन, इस ऐलान के बाद स्पेसशिप में जो खौफ की लहर और चीखों का समंदर उठता है, उसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। हर कमरे में जैसे एक लाश पड़ी हो, मॉल वीरान, बालकनियां खाली और शराब खाने वीरान हो जाते हैं। कैप्टन एक बंद कमरे में इस खलाई कैद से निकलने और आने वाले दिनों की मंसूबाबंदी करने लगता है। नाज़रीन, कहानी थोड़ी मजीद आगे बढ़ती है। अब स्पेसशिप को रास्ता भटके 1 माह हो चुका था। स्पेस में कभी ऐसे इलाके आते जैसे सुबह हो रही हो, कभी गुप्त तारीख अंधेरा छा जाता। दूर तारों की टिमटमाहट मौत के शोलों की मानिंद जल और बुझ रही थी। स्पेसशिप के अंदर लोग अब इस तल्ख हकीकत को कबूल कर चुके थे और कदरे नॉर्मल हो चुके थे। सब में स्पेस देखने का शौक दम तोड़ चुका था। यही वजह थी कि मीमा ड्रीम सिस्टम पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहां उसे एक वक्त में 10 लोगों को मैनेज करने के लिए बनाया गया था, वहीं 25-25 लोग हर वक्त उस आर्टिफिशियल बरज़ख मीमा ड्रीम मशीन में पड़े रहते। अब जूनी कैप्टन को बताती है कि कैप्टन, मीमा ड्रीम पर लोड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके प्रोसेसर मुसलसल हीट अप रहने लगे हैं। हमारे पास इस वक्त खला में डिप्रेशन से बचने के लिए सिर्फ यही मीमा ड्रीम एक रास्ता है। अगर लोड इसी तरह बरकरार रहा तो मीमा काम करना छोड़ सकता है। जवाबन कैप्टन कहता है कि जूनी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अगर मीमा बंद किया गया तो इस स्पेसशिप पर डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कत्लो गारत शुरू हो सकती है। बस जैसे तीसे इसको चलने दो। नाज़रीन, 3 हफ्तों का ये सफर आज 3 साल हो चुके थे। स्पेसशिप पर खाने का जखीरा आखिरी सांसें ले रहा था। इस मुहिब खलाई बेड़े के अक्सर रेडार और डिटेक्टर काम करना छोड़ चुके थे। स्पेसशिप खला के किस इलाके में है और किस रफ्तार से किस जानब महवे आवारगी है, कोई कुछ नहीं जानता था। नाज़रीन, अब जूनी एक खलाई शाम मीमा ड्रीम की दुनिया में एक खूबसूरत सी झील में पड़ी माजी की यादों में गुम थी कि अचानक वो देखती है कि फजा में महवे परवाज परिंदे फटे हुए कपड़ों की तरह बिखर कर गायब होने लगते हैं, जबकि नदी के इस पूरे मंजर की हियत बदलने लगती है। जूनी जल्दी से अपने वजूद में लौटती है और उठकर मीमा ड्रीम में गए लोगों की हालत देखती है जो बुरी तरह तड़प रहे थे। जूनी जल्दी से एक डिवाइस के जरिए उस डेटा को चेक करती है जो मीमा ड्रीम के जरिए लोगों के ब्रेन में जा रहा था। जूनी उस वक्त दहल कर रह जाती है जब वो मीमा ड्रीम की दुनिया में जन्नत के बजाय एक खौफनाक वहशतनाक जहन्नम को देखती है। मीमा ड्रीम में गए सभी लोग खुद को दहकती आग में जलता, जलजलों में धंसता और बिच्छुओं की फौज के आगे खुद को भागता देखते हैं। हर तरफ धुआं, तारीकी, आग और चीखें थी। मीमा ड्रीम ये जहन्नम इस कदर हावी करके दिखा रहा था कि उसमें गए लोग नींद से अगर जागना भी चाहते वापस अपने
वजूद में लौटना भी चाहते तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। हैरत का पहलू ये था कि आग जिस्मों को मुकम्मल जला रही थी। बिच्छू वजूद के अंदर तक घुस गए थे, लेकिन मौत फिर भी नहीं आ रही थी। बस दर्द था और दर्द था जो बढ़ता ही जा रहा था। नाज़रीन, जूनी जल्दी से मीमा ड्रीम को ऑफ करती है और सभी लोग उस खौफनाक नींद से जाग जाते हैं। जागने के बाद बहुत सारों की तो दिमागी हालत ही कई घंटे तक लेवल पर नहीं आती और बहुत सारे सीधी तरह चल नहीं पाते। नाज़रीन, दरअसल मीमा ड्रीम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था जो ओवरलोड होने की वजह से हीट अप हुआ और उसने तमाम दिमागों से तकलीफ के हर मफहूम को डिटेक्ट करके एक दुनिया तख्लीक की और उस दुनिया में अपने हर क्लाइंट को डुबो दिया, जो इस बात का साइन था कि अब मीमा से दूर रहा जाए या इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न किया जाए। नाज़रीन, अब स्पेसशिप में एक साइंटिस्ट एजाबेल भी सफर कर रही थी, जो खासी उम्र रसीदा थी और वो वाहद थी जिसको भटकने का खौफ था और न ही लम्हा ब लम्हा करीब आती मौत का कोई अफसोस। जूनी और एजाबेल का जो कि कमरा एक ही था, सोने से कबल दोनों खूब बातें करती। एक दिन एजाबेल किताब पर कुछ कैलकुलेशन करके बताती है कि जूनी हमसे 1.5 साल की दूरी पर एक खलाई वजूद स्पेसशिप या कुछ इस तरह की चीज हरकत कर रही है और उसका रुख हमारी तरफ है। जूनी ये इन्फॉर्मेशन कैप्टन तक पहुंचाती है, लेकिन कैप्टन इस बात को ये कहकर रद्द कर देता है कि हम इस वक्त खौफनाक हद तक गहरे स्पेस में धंस चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई रेस्क्यू स्पेसशिप होगा। वो कोई आवारा पत्थर या खलाई पहाड़ हो सकता है जो अगर हमारी तरफ आ रहा है तो उसे वेलकम, क्योंकि अब हम भी रोज रोज मरने से तंग आ चुके हैं। नाज़रीन, मीमा ड्रीम एक आर्टिफिशियल आलमे बरज़ख, इसकी सर्विस आम मुसाफिरों के लिए अब बंद कर दी गई थी। जूनी एक रोज मीमा ड्रीम मशीन के दिमाग से डिवाइस अटैच करके देखने जाती है कि वो इस वक्त क्या सोच रही है, यानी मीमा ड्रीम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त क्या सोच रहा है और क्या फ्यूचर में उसकी सर्विस ऑन की जा सकती है या नहीं, क्योंकि स्पेसशिप में डिप्रेशन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। डिवाइस अटैच होते ही जूनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मीमा ड्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग में उस वक्त चीखते चंगारते आग के तंदूर ऐसे वहशतनाक दरिंदे उड़ाते फिर रहे थे जिनका तस्वर कभी किसी इंसान ने न किया था। गधों से बड़े बिच्छू और सांप बेकरारी से घूम रहे थे। मट्टी का एक हिस्सा दूसरे को खाने को दौड़ रहा था। मीमा ड्रीम एक ऐसी इमेजिनेशन तैयार कर चुका था जिसमें जाने के सिर्फ 1 मिनट बाद ही इंसान का दिल फट जाता या दिमाग की शरियानें उड़ जाती। मीमा ड्रीम का पूरा सिस्टम इस कदर हीट अप हो चुका था कि मानो वो सब कुछ निगल जाना चाहता हो। नाज़रीन, जूनी अभी सूरत हाल का जायजा ले ही रही थी कि अचानक मीमा ड्रीम धमाके से उड़ जाती है। यूं इंसान की तैयार करदा ये मशीन इंसान के दिमाग से ही डाटा लेकर एक ऐसी खौफनाक दुनिया तख्लीक कर लेती है जिसे ये खुद बर्दाश्त ना करते हुए दम तोड़ देती है। अब मुसाफिरों के लिए डिप्रेशन से निकलने का वाहिद रास्ता बंद हो चुका था। अब उनके गिर्द ताहद्दे निगाह फकत गहरा स्पेस और बेमंजिल रास्ता था। कहीं कहीं दूर सूरज चमक रहे थे, मगर वहां पहुंचने के लिए करोड़ों मिलियन साल दरकार थे। स्पेसशिप में खुराक खत्म हो चुकी थी, लोग गंदगी खाने पर मजबूर हो चुके थे, जबकि हर रोज भूख या खुदकुशी से लोगों का मरना अब स्पेसशिप में आम हो चुका था। जूनी मीमा ड्रीम के तबाह होने के बाद ज्यादा वक्त एजाबेल के साथ गुजारने लगी थी। एजाबेल अब भी पहले जितनी ही मुतमिन और हंसमुख इंसान थी। जूनी पूछती है कि एजाबेल, तुम इतना खुश कैसे रह लेती हो? एजा कहती है, मौत का असूल यह है कि ये इंसान को खौफ और शिकस्त के एहसास में डूबा देखना चाहती है, मगर मैं मौत को अलग अंदाज में मिलना चाहती हूँ। मुस्कुराता चेहरा, खलाई दिलकशी के खुमार से लबरेज आंखें और एक बहुत बड़े स्पेसशिप जैसा अजीम मकबरा। सोचो, मौत हमारी ये शान देखकर हैरान ना होगी। जूनी खामोशी से बाहर स्पेस को तकती जा रही थी, जहां बहुत दूर 2 पत्थरों का जोड़ा किसी अनदेखे मदार पर गामजन था। अब इजाबेल माथे पर शिकने गहरी करके कहती है कि जूनी, अब से चंद घंटों बाद एक स्पेस स्ट्रोम हमारे इस कैद खाने से टकराएगा जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। ये कहकर इजाबेल किताब पढ़ने लगती है, जबकि जूनी भागकर कैप्टन को आगाह करती है। कैप्टन फौरन इजाबेल से मिलकर खबर की तस्दीक करता है। उसके बाद पूरे स्पेसशिप में लोगों को हाई अलर्ट कर दिया जाता है।
सभी लोग अपने अपने कमरों में लेट जाते हैं और कुछ वक्त बाद ही स्पेसशिप खौफनाक आवाजों से लरजने लगता है और पूरे खलाई शहर में जलजले बर्पा होने लगते हैं। मशीनें और सामान लोगों के ऊपर गिरने लगता है और नाजरीन, जब तूफान थमता है तो स्पेसशिप की एक बड़ी आबादी मारी जा चुकी थी। हर तरफ लाशें, खून और चीखों पुकार थी। नाजरीन, कैप्टन अगरचे बहुत मजबूत आसाब का मालिक और बहादुर इंसान था, लेकिन स्पेसशिप में जो हालात दिन ब दिन बनते जा रहे थे, ऐसे हालात में इंसान तो क्या वहां पर पहाड़ भी पिघल जाते। एजाबेल इस हादसे में मारी जाती है, जिसे पूरे एजाज के साथ खलाबुर्द कर दिया जाता है। अब नाजरीन, स्पेसशिप को भटके हुए चौथा साल मुकम्मल हो चुका था। मुसाफिरों की 80% आबादी मारी जा चुकी थी और जो जिंदा थे वो मुर्दों से बदतर थे। ऐसे में मरहूम इजाबेल की प्रेडिक्शन के मुताबिक कैप्टन और उसकी टीम को एक स्पेस प्रोब अपनी तरफ आता दिखाई देता है। स्पेस प्रोब मतलब किसी इंसान की बनाई हुई कोई मशीन जिसमें ईंधन, खाना या कुछ भी हो सकता है। नाजरीन, कैप्टन और उसकी टीम में जैसे जान पड़ चुकी थी। सब बेइंतहा खुश थे। टीम उस स्पेस प्रोब को स्पेसशिप में लाने की पूरी मंसूबाबंदी करके बैठ जाती है और ऐन वक्त पर उस स्पेस प्रोब को स्पेसशिप पर खींच लिया जाता है। बिलाशुबा उस स्पेस प्रोब का आना एक बहुत ताकतवर उम्मीद थी जिसके निताइज कुछ भी हो सकते थे। अब टीम उस स्पेस प्रोब को चेक करती है तो वो महज कई दहाइयों पहले तजुर्बाती तौर पर स्पेस में भेजी गई एक ट्यूब मशीन निकलती है जो अब नकारा होकर स्पेस में भटक रही थी। यूं नाज़रीन, खला के इस सर्द और तारीख तरीन कैदखाने से निकलने की आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है और खुराक मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। हालात मुकम्मल तौर पर इस नहज में आ चुके थे कि अब मौत के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अब कैप्टन बचे कुचे लोगों से आखिरी खिताब करता है। साथियों, आज हम आखिरी उम्मीद भी हार चुके हैं। मैं नहीं जानता कि कोई खुदा है या नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं है तो मैं उससे रहम की भीख मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम इंसान बड़े कमजोर हैं। प्लीज खुदा, अब हमें और मत मार, बस एक आखिरी हिचकी दे और हमें अपने पास बुला ले। मैंने सारी जिंदगी तेरा इनकार किया, मैंने इंसान के इल्म को ही खुदा माना, मगर हमारी आज बेबसी तो देख। अगर तू है, ऐ खुदा, अगर तू कहीं है, तू हमारे इल्म से बढ़कर है। हमारा इल्म तो ये भी नहीं बता पा रहा कि हम इस वक्त खला के किस हिस्से में खड़े हैं। प्लीज खुदा, अगर तू है, अगर तू सुनता है, रहम कर दे। हम तेरे कमजोर बंदे हैं, नातिवा बंदे हैं। नाज़रीन, फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि 6 मिलियन साल गुजर चुके हैं और ये स्पेसशिप एक जमीन जैसे किसी सियारे की हुदूद में दाखिल होता है, लेकिन इस मंजर को देखने के लिए कोई भी इंसान जिंदा नहीं था और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अच्छा जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपने आखिरी लफ्ज तक पलक नहीं झपकी होगी, यानी कि आपको इतना ये स्टोरी सुनकर मजा आया होगा और आपने आलम दुनिया और आलम बरज़ख के जो मामलात हैं, मैकेनिज्म है, उसको मीमा ड्रीम के जरिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। अच्छा, एक सवाल था, मैंने शुरू में कहा कि मैं इस फिल्म का नाम या कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि इतनी शानदार फिल्म और उसका नाम, उसके कैरेक्टर्स का नाम मैं आपसे क्यों छुपा रहा हूं। दरअसल आपको मैं ये बता दूं, ये फिल्म हरगिज शानदार नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत छोटा हिस्सा शानदार है। इसके अलावा बाकी फिल्म जो है वो इंतहाई घटिया और अखलाक से गिरी हुई नंगे जिनसी मनाजर पर मबनी है। ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं। मसलन जब कैप्टन को फाइनल हो जाता है कि अब वो मौत से नहीं बच सकते, तो वो खुद भी अय्याशी करता है और दूसरों को भी अय्याशी की तरगीब देता है। इसी तरह स्पेस फिल्म के नाम पर इस फिल्म में हम जिन्स परस्ती को भी खूब प्रमोट किया गया है। यानी इस फिल्म का असल मकसद स्पेस के इश्यूज को उजागर करना नहीं है, बल्कि स्पेस में सेक्स करने का मजा कैसा होगा ये दिखाना इस फिल्म का मकसद है। अब अगर ये सारा कुछ है तो फिर मैंने आपको क्या सुनाया है। अच्छा देखिए, मुझे इस फिल्म का मरकजी ख्याल बहुत पसंद आया, खुसूसन मीमा ड्रीम मशीन का जो आइडिया है ये मुझे बहुत यूनिक लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके बेसिक आइडिया यानी कि फिल्म के बेसिक आइडिया के ऊपर खड़ी फहाशी की पूरी बिल्डिंग उड़ाकर एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी और उसमें महारत ये दिखाई कि स्क्रीन प्ले को मुतासर भी नहीं होने दिया और एक नई दुनिया इस फिल्म में दाखिल कर दी।
अगर आप असल फिल्म देखेंगे तो उसके कैरेक्टर्स का काम, उसकी फीलिंग्स और स्टोरी इस फिल्म से, यानी कि जो मैंने आपको सुनाई है, इससे यकसर अलग है, यानी टोटली अलग चीज है। इसको यूं समझ लें कि ये मैंने ही लिखा है। अब नाज़रीन, ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल स्टोरी राइटर हूँ और कहानी सुनानी, बनानी और चलानी मुझे आती है। यूरोपा रिपोर्ट एक हॉलीवुड की बहुत जबरदस्त फिल्म है, सुपरहिट फिल्म है, लेकिन उसके मुकाबले मेरी कहानी बर्फीला चांद देखकर आप ही ने कहा था कि मुझे हॉलीवुड में होना चाहिए। ये आपकी कदर शनासी है, जरा नवाजी है। हालांकि मैं तो एक गांव का आम सा लड़का हूं जिसको यूट्यूब पर चांस मिल गया, तो ये बड़ी बात है। और उसके बाद आपने ये सारी स्टोरी सुनी, आपको कैसी लगी, आपको इसमें से क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, ये मुझे बताइएगा। और अगर आप किसी ऐसी अच्छी सी फिल्म को रिकमेंड करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह हो सकता है कि उस पर काम करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।